नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा 388 में। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जो कि हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसका नाम है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। तो चलिए शुरू करते हैं। सभ्यता क्या है? पिछले अध्याय में हमने देखा कि इंसान पहले इधर-उधर घूमकर खाने की चीजें जुटाता था, लेकिन बाद में उसने एक जगह रहना शुरू किया। उसने खेती करना सीखा और घर बनाने, धातु जैसे चीजें बनानी और यात्रा के साधन तैयार करना जैसी तकनीकें सीखी। इसी तरह धीरे-धीरे इंसान सभ्यता की ओर बढ़ा। अब सवाल यह है कि सभ्यता होती क्या है? सभ्यता उस समय को कहते हैं जब मानव समाज बहुत आगे बढ़ चुका हो और उसका जीवन संगठित हो गया हो। ऐसी सभ्यता में कुछ जरूरी बातें होती हैं जो उसे विशेष बनाती हैं। सभ्यता की पहली खासियत होती है शासन और प्रशासन, यानी लोगों को मिलकर काम कराने, फैसले लेने और समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कोई सरकार या प्रबंधन की व्यवस्था होती है। दूसरी बात है नगरीकरण, यानी शहरों की योजना बनाना, उन्हें विकसित करना और उनका सही प्रबंधन करना। इसमें पानी की व्यवस्था और गंदे पानी के निकास का भी ध्यान रखा जाता है। तीसरी विशेषता है विभिन्न प्रकार के शिल्प। इसमें पत्थर, धातु जैसी कच्ची चीजों से आभूषण, औजार और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाना शामिल है। यह सभ्यता की कला और मेहनत को दिखाता है। चौथी बात है व्यापार। लोग आपस में चीजों का आदान प्रदान करते हैं। कुछ व्यापार अपने ही क्षेत्र में होता है और कुछ दूर के इलाकों या दूसरे देशों के साथ भी किया जाता है। पांचवी खासियत है लेखन का विकास। जब लोग लेखन सीखते हैं तो वे अपनी बातें रिकॉर्ड और जानकारी लिखकर सुरक्षित रख सकते हैं। इससे संवाद आसान हो जाता है। छठी बात है सांस्कृतिक विचार। सभ्यता में कला, वास्तुकला, साहित्य, गीत, संगीत और परंपराओं के जरिए लोग अपने जीवन और दुनिया के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं। आखिरी और बहुत जरूरी बात है खेती की अच्छी उत्पादकता, यानी खेती इतनी हो कि न सिर्फ गांव वालों को बल्कि शहरों के लोगों को भी पर्याप्त भोजन मिल सके। यही सभ्यता को मजबूत बनाती है। सभ्यता की शुरुआत और उसका विकास। आज की दुनिया में ज्यादातर समाजों में हम सभ्यता की सभी विशेषताएं आसानी से देख सकते हैं, जैसे शहर, शासन, व्यापार, लेखन और संस्कृति। लेकिन सवाल यह है कि सभ्यता की शुरुआत आखिर कब हुई थी? दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सभ्यताएं अलग-अलग समय पर शुरू हुई। जिस जगह को हम मेसोपोटामिया कहते हैं, जो आज का इराक और सीरिया का क्षेत्र है, वहाँ करीब 6000 साल पहले सभ्यता विकसित हुई थी। इसके कुछ सौ साल बाद प्राचीन मिस्र में भी एक महान सभ्यता का आरंभ हुआ। इन्हीं पुरानी सभ्यताओं की मेहनत, खोजों और प्रगति की वजह से आज मानव समाज इतना आगे बढ़ सका है। अभी हम अपने अध्ययन की शुरुआत भारत के उत्तर पश्चिमी भाग और भारतीय उपमहाद्वीप से करेंगे, जहां से हमारी अपनी सभ्यता की कहानी शुरू होती है। गांव से नगर। पंजाब, जो अब भारत और पाकिस्तान में बांटा गया है, और सिंध, जो अब पाकिस्तान में है। पंजाब और सिंध के बड़े मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सींचती थीं। इन नदियों ने इस इलाके की जमीन को बहुत उपजाऊ बना दिया, जिससे खेती करना आसान हो गया। बहुत समय पहले सरस्वती नाम की एक और नदी भी हिमालय की तलहटी से निकलकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में होकर बहती थी। लगभग 3500 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र में छोटे-छोटे गांव बसने लगे। फिर धीरे-धीरे ये गांव बढ़ते व्यापार और आदान-प्रदान के कारण 2600 ईसा पूर्व तक बड़े नगरों और महानगरों में बदल गया। इस तरह इस क्षेत्र में एक उन्नत सभ्यता का विकास हुआ। पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता को कई नाम दिए, जैसे कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता। इस सभ्यता के लोगों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहा जाता है। यह सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस पूरे विकास को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि यही वह समय था जब भारत में पहली बार बड़े और योजनाबद्ध नगर बसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो अब पाकिस्तान में है, इस सभ्यता के सबसे पहले दो नगर थे। इनकी खोज लगभग 1924 में हुई थी, यानी लगभग 100 साल पहले। सिंधु नदी के मैदानों में कई ऐसे पुरास्थल मिले जिनकी वजह से इस सभ्यता को शुरू में सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1921 से 22 में रचलफोर्ड और उनकी टीम ने की।
मोहनजोदड़ो की खोज 1922 से 24 के बीच सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। बाद में भारत और पाकिस्तान के कई और नगर खोजे गए, जैसे धोलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, गवेरीवाला पाकिस्तान में और लोथल गुजरात में। खास बात यह है कि सरस्वती नदी के इलाके में भी कई महत्वपूर्ण नगर मिले हैं, जैसे राखीगढ़ी, गवेरीवाला, परमाना, कालीबंगा, भिर्राना और बनावली। इन जगहों पर पुरातात्विक स्थलों की संख्या बहुत ज्यादा है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। अधिकांश हड़प्पा नगर बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे। वहाँ चौड़ी सड़कें थी जो चारों दिशाओं में जाती थी। ज्यादातर नगरों के चारों ओर मजबूत दीवारें, किलाबंदी थी। हर नगर दो हिस्सों में बटा था। ऊपरी नगर जहाँ अमीर या अधिकारी वर्ग के लोग रहते थे, और निचला नगर जहाँ आम लोग रहते थे। नगरों में बड़े बड़े सामूहिक भवन भी थे, जैसे गोदाम जहाँ व्यापार की वस्तुएं रखी जाती थी। वहाँ सड़कों और गलियों के किनारे कई घर बने थे, कुछ बड़े कुछ छोटे, लेकिन सभी की बनावट लगभग एक जैसी थी। घरों में ज़्यादातर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पता चलता है कि निर्माण उन्नत तकनीक की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। मोहनजोदड़ो का एक प्रसिद्ध स्थान है महास्नानागार। यह एक बड़ा स्नान घर था जिसका आकार लगभग 12 × 7 मीटर था। इसकी ईंटों पर जलरोधी परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी ना रिसे। इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने थे। एक कमरे में कुआं भी था। पानी निकालने के लिए एक नाली भी बनी थी। कुछ विद्वानों ने सोचा कि इसे सार्वजनिक स्नान के लिए बनाया गया था, ताकि सभी लोग एक साथ स्नान कर सके। कुछ ने माना कि यह केवल राजसी परिवार के उपयोग के लिए था। वहीं कुछ का कहना था कि यह धार्मिक या संस्कार संबंधी कार्यों के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन बाद में यह देखा गया कि नगर के अधिकांश घरों में भी स्नानागार बने हुए थे। इसलिए अब माना जाता है कि महास्नानघर सिर्फ विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक या सामाजिक उपयोग के लिए ही बनाया गया था। जल प्रबंधन। हड़प्पा वासी जल प्रबंधन और स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे। उनके घरों में अलग अलग स्नानागार होते थे और पूरे नगर में एक जल निकास प्रणाली बनी हुई थी। यह प्रणाली आमतौर पर सड़कों के नीचे बनी होती थी, जिससे अपशिष्ट जल आसानी से बहकर बाहर निकल जाता था। मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बने कुओं से पानी निकालते थे। वहीं कुछ क्षेत्रों में लोग तालाब, झरने या मानव निर्मित जलाशयों से पानी लेते थे। धौलावीरा गुजरात में सबसे बड़ा जलाशय लगभग 73 मीटर लंबा था। यहाँ कम से कम 6 विशाल जलाशय बनाए गए थे, जिनमें पत्थर और चट्टानें भी इस्तेमाल हुई थी। इन जलाशयों को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था। हड़प्पा सभ्यता में खेती और भोजन संस्कृति। हड़प्पा वासियों ने अपनी बस्तियां नदियों के किनारे बसाई। इससे उन्हें आसानी से पानी मिलता था और खेती के लिए उपजाऊ जमीन भी मिलती थी, क्योंकि नदियां अपने आसपास की मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि हड़प्पा वासी जौ, गेहूं, बाजरा, मोटे अनाज, धान, दालें और सब्जियां उगाते थे। वे कपास उगाने वाले दुनिया के पहले लोगों में से थे और उससे कपड़े बुनते थे। उन्होंने हल जैसे खेती के औजार भी बनाए, जिनका उपयोग कुछ किसान आज भी करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खेती और भोजन संस्कृति। खेती का यह बड़ा काम सैकड़ों छोटे गांवों द्वारा किया जाता था। जैसे आज शहरों की जरूरतें गांव की खेती से पूरी होती हैं, वैसे ही उस समय भी नगरों का जीवन गांव की उपज पर निर्भर था। हड़प्पावासी पशुपालन भी करते थे। वे मांस के लिए जानवर पालते थे और मछलियों के लिए नदियों व समुद्रों पर निर्भर रहते थे। खुदाई में मिली हड्डियां और मछलियों के जीवाश्म इसका प्रमाण हैं। मिट्टी के बर्तनों की वैज्ञानिक जांच से पता चला है कि आज उनके भोजन में दूध, हल्दी, अदरक और केले जैसी चीजें शामिल थी। इससे पता चलता है कि उनका भोजन बहुत विविध और पोषक था। सक्रिय व्यापार। हड़प्पावासी न केवल अपनी सभ्यता के नगरों में, बल्कि भारत के अंदर और बाहर की अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों से भी व्यापार करते थे। वे आभूषण, लकड़ी, कपास, सोना और खाद्य वस्तुएं निर्यात करते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध आभूषण कार्नेलियन के मोती थे, जो लाल रंग के पत्थर से बनते थे और मुख्यतः गुजरात में मिलते थे। वे शंखों से सुंदर चूड़ियां भी बनाते थे।
जिसके लिए बहुत निपुण तकनीक की जरूरत होती थी। यह पूरी तरह ज्ञात नहीं है कि हड़प्पावासी निर्यात के बदले क्या आयात करते थे, लेकिन संभवतः वे तांबा लाते थे क्योंकि यह धातु उनके क्षेत्रों में अधिक मात्रा में नहीं मिलती थी। वे व्यापार के लिए स्थल मार्ग, नदियों के रास्ते और समुद्री मार्गों का उपयोग करते थे। यह भारत की पहली समुद्री गतिविधियों में से एक थी। गुजरात और सिंध के तटीय इलाकों में कई हड़प्पाई बस्तियां मिली हैं। लोथल, गुजरात में एक बहुत बड़ी संरचना मिली है जो लगभग 217 मीटर लंबी और 36 मीटर चौड़ी है। यह संभवतः एक बंदरगाह डॉकयार्ड थी जहां से नावों के माध्यम से आयात और निर्यात किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी समुद्री व्यापार में भी माहिर थे। इतने बड़े व्यापार को चलाने के लिए पहचान के साधन जरूरी थे, इसलिए खुदाई में हजारों छोटी छोटी मोहरें मिली हैं। ये स्टीएटाइट नामक पत्थर से बनी होती थी, जिन्हें गर्म करके कठोर किया जाता था। इन पर जानवरों के चित्र और कुछ लेखन चिन्ह बने होते थे। अभी तक इन संकेतों का अर्थ पूरी तरह समझा नहीं जा सका है, लेकिन यह निश्चित है कि ये मोहरें व्यापार से जुड़ी पहचान और रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। प्राचीन जीवन, पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई के दौरान हड़प्पावासियों द्वारा बनाई और इस्तेमाल की गई वस्तुएं खोजी हैं, जो उनके जीवन कला और तकनीकी कौशल को दर्शाती हैं। धौलावीरा से मिले कुछ प्रमुख सामानों में कांसे का दर्पण और पक्की मिट्टी टेराकोटा का पात्र शामिल है। इसके अलावा वहां से पत्थर के भार तौलने के पत्थर और कांस्य की छेनी भी मिली है, जो उनके व्यापार और धातु कला के ज्ञान को दिखाती है। धौलावीरा से ही एक पत्थर पर उकेरा गया खेलबोर्ड भी मिला है, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर है। वहीं राजस्थान के करणपुरा से लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी मिट्टी की सीटी मिली है। इन खोजों से पता चलता है कि हड़प्पावासियों ने बड़ों और बच्चों दोनों के लिए मनोरंजन और खिलौनों की चीजें भी बनाई थी। पुरातत्ववेत्ताओं को हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मूर्तियां और मोहरें भी मिली हैं। कुछ प्रसिद्ध खोजों में एक छोटी मूर्ति जिसे अक्सर पुरोहित राजा कहा जाता है शामिल है। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि वह सचमुच कोई राजा या पुरोहित था। एक मुहर पर स्वास्तिक का चिन्ह बना है, जो शुभता का प्रतीक माना गया है। एक अन्य मुहर में त्रिमुखी देवता का दिखाया गया है, जो शक्तिशाली जानवरों से घिरा ऊंचे आसन पर बैठा है। यह संभवतः धार्मिक आस्था या देव पूजा को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की कांस्य मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। यह केवल 10.8 सेंटीमीटर ऊंची है, लेकिन इसमें एक आत्मविश्वासी युवती की झलक मिलती है, जो हड़प्पा कला की उत्कृष्टता दिखाती है। इसके अलावा एक पक्की मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति मिली है, जिसमें स्त्री नमस्ते की मुद्रा में बैठी है। अंत अथवा नई शुरुआत, लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास अपनी सभी उपलब्धियों के बावजूद सिंधु सरस्वती सभ्यता का धीरे धीरे पतन होने लगा। एक एक करके नगर खाली हो गए। पुरातत्वविदों ने इसके पतन के कई कारण बताए हैं। पहला, यह माना गया था कि शायद युद्ध या आक्रमण से नगर नष्ट हो गए होंगे, लेकिन खुदाई में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। संभावना है कि जलवायु परिवर्तन इसका एक बड़ा कारण रहा हो। वर्षा में कमी और सूखे की स्थिति ने खेती को मुश्किल बना दिया होगा, जिससे खाद्य की कमी हुई होगी और लोग नगर छोड़ने पर विवश हो गए होंगे। इसके अलावा सरस्वती नदी का सूख जाना भी एक प्रमुख कारण था। कालीबंगा और बनावली जैसे नगर अचानक वीरान हो गए। यह हमें याद दिलाता है कि मानव जीवन जलवायु और पर्यावरण पर कितना निर्भर है। होप सो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल सक्सेस मंत्रा 388 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।